हेलो बच्चों, इस वीडियो में एंड में एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट करते रहिए जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन में जनरली हम लोग एरियाज़ और वॉल्यूम्स के बारे में देखते हैं कि मेनली एरियाज़ के बारे में देखते हैं कि किसी भी जो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स होते हैं उनका एरिया क्या होता है। तो एरिया के बारे में जनरली बहुत जितने भी 2D फिगर 3D फिगर इन सब का हम लोग एरिया वॉल्यूम ये सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, तो इस चैप्टर को ही मेंसुरेशन कहा जाता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ देखेंगे, सारे टाइप के फिगर्स का एरियाज़ और वॉल्यूम्स के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इससे पहले की कक्षाओं में आपने देखा होगा कि रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और पैरेललोग्राम का एरिया लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो इस बार हम लोग इस क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत चीज़ें, उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी, रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रायंगल पैरेललोग्राम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी तो करेंगे ही। साथ ही साथ हम लोग ट्रेपेजियम का भी एरिया देखेंगे, है ना, वॉल्यूम सब ये सब तो देखेंगे ही हम लोग। तो पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पहले की क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या देखा था। आप लोगों को याद हो अगर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या देखा था हम लोगों ने, ये आपको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। वैसे एरिया ऑफ स्क्वायर आपको याद होगा क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, या फिर उसी को साइड स्क्वायर भी बोला जाता है। या एरिया ऑफ आपसे ट्रायंगल पूछा जाए, ये भी आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अभी फ़िलहाल आपको ये सारी चीज़ें याद ही रखनी है, और अगली कक्षा में हम लोग मीन्स 9th में देखेंगे कि इन सबको प्रूव कैसे करते हैं, कैसे आता है, ये सब चीज़ें हम लोग 9th में देखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने देख लिया। आगे हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपसे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछा जाए तो क्या बोलोगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल ही होंगे, तो वो साइड का स्क्वायर करके उसे √3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि दो साइड्स इक्वल हैं, थर्ड साइड इक्वल नहीं है, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो वैसे ये जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ इसकी उतनी खास ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल अगर हम लोगों को पता हो तो अच्छा है ना, और आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब कि ये इस बिना इस फॉर्मूला के भी क्वेश्चंस होते हैं, आप बना सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला पता हो तो और आसानी से कर सकते हो। वो क्या होता है? अब चलो मैं लिख देता हूँ आपको, हाफ इंटू बेस इंटू रूट ओवर, जो दो साइड्स इक्वल है ना तो उसमें से कोई एक साइड का लेंथ का स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ बेस का स्क्वायर। मतलब मैं आपको बताऊंगा, ये तो चलो बता ही दूंगा मैं कि ये कैसे आया क्या आया, है ना। तो अभी फिलहाल आप देख लो कि अगर आपको किसी को फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का, तो हम लोग ये बोल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू रूट ओवर इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ बेस का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी रिवीजन थोड़ा सा करना है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है? अब राइट ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो वो बहुत ही सिंपल होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स अदर देन हाइपोटेनियस।
मतलब कि कोई भी राइट ट्रायंगल होगा उसमें हाइपोटेन्यूज तो होगा ही, तो हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स बचे तो हाफ इंटू वो दोनों साइड्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है राइट ट्रायंगल का एरिया। अब इतना मैंने लिख ही दिया है, तो एक दो और लिख देता हूँ जैसे कि आपको चाहिए अगर कि बताइए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं लिख सकता हूँ, मतलब समानांतर चतुर्भुज, साइड इनटू अल्टीट्यूड या फिर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। मैं आपको ये सब भी बताऊंगा कि ये करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और लास्ट एक बचा एरिया ऑफ सर्कल, ये भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अभी देख लो। ये होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सारे एरियाज आपको याद होना चाहिए, मतलब कभी भूलना ही नहीं है। 1 2 3 4 5, पाँचवा आप भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, 6 7 8, इसी 8 में से जो 7 मैंने बोला वो तो याद होना ही चाहिए। और साथ में अगर आइसोसेलेस का भी एरिया याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट ही आंसर बोल पाओगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज पे बेस्ड ये। अब देखो इन फॉर्मूलाज में आपको अभी प्रूविंग में बता के कोई मतलब नहीं है कि ये किधर से आया फॉर्मूला, कहाँ से आया, ये सब हम लोग आगे की कक्षाओं में वो सब देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये फॉर्मूला सब याद रखना है और इस पे बेस्ड फिर जो भी क्वेश्चंस मिले वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अब चलो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कि द लेंथ एंड breadth of a rectangular field are in the ratio 3:2 if the area of the field is 3456 meter square, find the, थोड़े से ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन में दूंगा, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹3.50 पर मीटर। अब समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो पता है 3:2, ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया भी पता है। तो आप उसको फेंस करने का मतलब ये समझ लो कि चारों तरफ से घेरने का कितना खर्चा लगेगा, अगर पर मीटर घेरने का खर्चा 3.5 रुपये लगता है। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बार बार या तो आप क्वेश्चन पढ़ो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो, ठीक है, और आगे देखो अब इसको करेंगे कैसे। अब अपने को एरिया पता है और लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो पता है, तो तुरंत लेंथ और ब्रेड्थ का यूज करके रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया तो हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी ऊपर लिखा है मैंने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। तो मैं पहले अज्यूम करूंगा लेट क्योंकि अब रेशियो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें क्या अज्यूम ही करते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x। अब x तो अज्यूम करेंगे नहीं, 3:2 था तो इसको 3x कर दो, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा, p 2x। तो 3x और 2x हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब एरिया 3456 है, तो एरिया होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 3456 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है 3x, ये क्या है 2x इक्वल्स टू 3456, है ना। अब x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3456 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 से सीधा ही कैंसिल कर देता हूँ मैं। 6 से करेंगे तो क्या होगा, 6 5 जा 30, 4 5 6 7 जा 42 और फिर क्या बचा 3 6 6 जा 36। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 576। 576 क्या होता है 24 का स्क्वायर, तो x क्या आ गया 24, x 24 आ गया। तो मैं सीधे लिखूंगा लेंथ कितना हो गया, लेंथ क्या था 3x, है ना, 3x मीटर था लेंथ। तो
इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 24 मीटर, दैट इज 72 मीटर लेंथ आ गया। अब ब्रेड्थ चाहिए तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ इक्वल टू 2x, दैट इज 2 × 24 मीटर, दैट इज 48 मीटर। तो लेंथ ब्रेड्थ दोनों आ चुका है। अब फेंस कराने का टोटल कॉस्ट, तो फेंसिंग कराने के लिए टोटल कॉस्ट के लिए टोटल उसका चारों तरफ से कितना रीजन अपने को फेंस करना है, वो रीजन तो पता होना चाहिए ना। तो वो क्या हो जाएगा, आप ही सोचिए, चारों तरफ से घेरना है, तो किसी रेक्टेंगल को चारों तरफ से घेरना है अपने को, मतलब क्या उस रेक्टेंगल के किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके चारों साइड्स को ऐड कर दो, उसकी ज़रूरत है ना, चारों साइड को ऐड कर दो, उसकी ज़रूरत है। तो चारों साइड को और ऐड करते तो उसको कहते कहते क्या है, परिमिति कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, याद कीजिए, उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस सर्कल के लिए होता है और इसके लिए पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, पेरीमीटर, परिमिति का इंग्लिश पेरीमीटर, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसीलिए पेरीमीटर में लिखता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, क्या हो जाता है फॉर्मूला, 2 × लेंथ इंटू ब्रेड्थ। या फिर सीधे आप ये लेंथ प्लस एक ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, चारों को ऐड करते वही तो होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × ये ऐड करके कितना आ रहा है 120 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 240 मीटर। मतलब चारों तरफ से जो घेरा बनाना है, कितने मीटर का घेरा बनाना है, 240 मीटर का। तो कॉस्ट टोटल में क्या लिख दूंगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल्स टू ₹240 × 3.50, दैट इज इक्वल्स टू ₹840। मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा, 840। ठीक है, समझ गए होंगे आप, आसान है, आराम से इस चीज़ को आप कर सकते हैं खुद से भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल कराते हैं। आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, और बहुत क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा तो और अच्छे से आप समझेंगे। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, इन फिगर ABCD is a parallelogram. CM is perpendicular to AB and BL is perpendicular to AD. CM is perpendicular to AB and BL is perpendicular to AD. और साथ में आपको पता है if AB is 16 सेंटीमीटर, AD is 12 सेंटीमीटर, CM is 10 सेंटीमीटर, then find BL। अब देखो डायग्राम कैसा है, डायग्राम कुछ ऐसा है, ABCD is a parallelogram, ABCD, साथ में CM is perpendicular to AB, मतलब C से AB पे perpendicular डालेंगे तो क्या आपको भी पता है, इतना समझ में आता होगा कि वो तो बाहर ही होगा ना, तो बाहर CM ले लिया। वैसे क्या बोला है, BL इज परपेंडिकुलर टू AD, BL तो उसके अंदर होगा ना, क्योंकि ये एंगल कौन सा है, न्यून कौन है, तो आगे अंदर ही होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये BL हो गया, CM और BL पता है, मतलब BL फाइंड करना है, CM का लेंथ पता है। एक बात बताओ, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ कि इफ AB इज बेस देन CM हाइट होगा, है कि नहीं, बेस अगर AB को लूँ तो CM क्या होगा, हाइट होगा, या फिर उसी को ऑल्टीट्यूड दिया जाता है, क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं और उसी को हाइट भी बोलते हैं। तो AB बेस लोगे तो उसके ऊपर CM क्या हो जाएगा, हाइट, और वही अगर आप AD को बेस लोगे तो हाइट क्या होगा, BL होगा, हाइट क्या होगा, BL होगा। एंड इफ AD इज बेस तो फिर BL क्या हो जाएगा, हाइट। तो दोनों ही केस में एरिया तो इक्वल ही होने वाला है, तो एरिया ऑफ ABCD मैं लिखूंगा या तो AB इंटू CM या फिर वही AD इंटू BL हो सकता है, या फिर वही और क्या हो सकता है, AD इंटू BL हो सकता है। सो AB का लेंथ तो पता था 16, CM का लेंथ कितना पता था 10, AD का लेंथ अपने को गिवन था 12, और
बी एल का लेंथ फाइंड करना था। तो देखो एक ही वेरिएबल बचा बी एल, जो कि क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 10 डिवाइड बाय 12, कितना आ गया 40/3, दैट इज 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर equal to the square whose each side measures 60 meters। ठीक है, each side क्या है 60 meters। find the side of triangle whose corresponding altitude, या उसी को हाइट भी बोलते हैं, altitude is 90 meters। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसका एरिया एक स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, जिस स्क्वायर का साइड लेंथ 60 मीटर का है। तो अपने को ट्राइंगल का साइड बताना है जिसका करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड 90 मीटर हो। अब इसका मतलब ये हुआ करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड का, मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रायंगल है, समझो ये ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड मतलब कि अगर अब कोई भी ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड्स या कितने हाइट हो सकते हैं, 3 हाइट हो सकते हैं। कौन कौन सा, ये एक हाइट हो सकता है, या अगर ये साइड लेते तो ये हाइट हो सकता है, या तीसरा हाइट ये भी हो सकता है। तो अपने को ऐसा नहीं कि तीनों ही ऑल्टीट्यूड गिवन है, ऐसा कोई एक ही ऑल्टीट्यूड गिवन है। तो जो भी ऑल्टीट्यूड गिवन है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड मतलब जिस साइड पे वो ऑल्टीट्यूड है उसकी बात हो रही है। तो अगर मान लो ABC ट्रायंगल बोलूं तो ये 90 ऑल्टीट्यूड ये अपने को पता है, तो अपने को BC का लेंथ चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्या स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है साइड स्क्वायर, दैट इज 60 स्क्वायर। अब ABC का एरिया क्या पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा था ना, तो अब उसको रख दो। क्या पता है अपने को, बेस फाइंड करना है, हाइट तो पता है 90, 60 स्क्वायर दैट इज 60 इंटू 60। तो BC क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा बाय 90 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 0 खत्म हुआ, तो कितना बचेगा 380 मीटर। मतलब कि वो जो ट्रायंगल होगा अब उसका साइड लेंथ क्या हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ये चैप्टर में क्वेश्चन ही बहुत सारे कराने पड़ेंगे, तो अगला एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ जो आपको भी चाहिए कि आप ये क्वेश्चंस करते रहो। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 12 centimeter and its perimeter is 32 centimeter. Find its area। मतलब एक ट्रायंगल है जिसका बेस पता है और उसका पेरीमीटर पता है और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि एक बेस पता है और उसका पेरीमीटर पता है, तो और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे, एक डायग्राम बना लेने से समझ में आ जाता है। ABC एक ट्रायंगल है, तो बेस पता है कितना 12 सेंटीमीटर, और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या इन दोनों का सम इक्वल होगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि इसका लेंथ भी B है, इसका लेंथ भी B है। तो क्या B + B + 12 इक्वल्स टू 32 पता था, बिल्कुल पता था। तो 2B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32 - 12 दैट इज 20। तो B क्या हो जाएगा 10, जो भी था सेंटीमीटर था, मीटर था, जो भी था सेंटीमीटर था। तो B का लेंथ आ चुका है, मतलब AB और AC का लेंथ आ चुका है। अब या तो आप ट्रायंगल का एरिया यूज करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके लिए 12 सेंटीमीटर पता है, तो हाइट तो यही हो जाएगा ना। चलो मैं पूरा ही ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मैं AD हाइट बोलूँ तो वो AD हाइट कैसे निकालेंगे,
तो मैं लिखूंगा इन, ये बी का लेंथ क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल ए डी सी, अब ए डी सी एक राइट ट्राइंगल है, तो आपने बचपन से देखा होगा कि राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम लोग। वो क्या होता है कि राइट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। अब ए सी का लेंथ बी ही है, वो तो 10 है, 10 स्क्वायर इक्वल टू ए डी अपने को चाहिए। और डी सी, अब यहाँ पे बात उठती है कि डी सी का लेंथ क्या होगा। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो, या आपने पढ़ा भी है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, उसमें जो ऊपर से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो जो दोनों दो साइड्स तो इक्वल होते हैं, तो तीसरा साइड जो बचा उस पे सामने के शीर्ष से जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो उसे बाइसेक्ट करता है। वो उसे क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप ये याद भी रखो तो बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12 का आधा, है ना। तो इसको 6 स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि ये तो 6 आया। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 36 64। तो ए डी कितना हो गया? 64 का स्क्वायर रूट, दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब ए डी का लेंथ आ चुका है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज ए डी, दैट इज हाफ, बेस इज बी सी, बी सी का लेंथ पता था अपने को 12, हाइट कितना आया? 8, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। या फिर मैंने आपको सीधा ही फॉर्मूला बताया था, ये सब कुछ नहीं करते। यहाँ पे दूसरा मेथड को हम लोग ऑल्टरनेट मेथड बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट लिख देता हूँ कि दूसरा मेथड। सीधे ही मैं लिखूंगा कि बी का लेंथ 10 आ चुका है, ठीक है। तो मैं देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या पढ़ाया था? आप याद करो, हाफ इंटू बेस इंटू रूट ओवर इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ बेस का स्क्वायर बताया था। ये रूट के अंदर ही है। इक्वल टू हाफ, बेस कितना था? 12, देख लो आप, इंटू इक्वल साइड कितना आया था? 10 आया था, उसका स्क्वायर बाय 1/4 ऑफ बेस का स्क्वायर। बेस कितना था? 12 स्क्वायर। तो अब ये देखो सिंपल सा, इसको कैलकुलेशन ही करना है। 12 रूट ओवर 100 माइनस ये कितना? 144/4 कितना आएगा? 36। सो हाफ इंटू 12, ये क्या आ गया? 64, दैट इज हाफ इंटू 12 इंटू 8, दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, आप फॉर्मूला याद होता तो आप और भी आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, ठीक है। तो आसान है ये सब, इतना कुछ टफ नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। तो ये एरियाज़ के बारे में हम लोगों ने देखा कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, कैसा होता है, वो हम लोगों ने देखा। और मेनली स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया सब देख लिया। तो अब मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा कि रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, रोम्बस के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, जो कि शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा। तो रोम्बस के बारे में देखेंगे। रोम्बस जिसको हिंदी में हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस जिसको हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। तो समचतुर्भुज का एरिया हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। और नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया भी देखेंगे। ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो अब अभी स्टार्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप और चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिस आप जारी रखिए। और ये जो मैंने बताया है क्वेश्चन जो भी कराया, वो क्वेश्चंस खुद से करिए तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस खुद से कीजिए। तो चलिए, मैं आपको इससे पहले ख़त्म करने से पहले कुछ होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क पहला है, find the area in square centimeter of an isosceles triangle whose base is 16 centimeter and each equal side, आसान है बहुत, इक्वल साइड इज 9 सेंटीमीटर, उसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। एक थोड़ा सा और क्वेश्चन देता हूं कि द perimeters of two squares, the perimeter of two squares are
748 centimeter and 336 centimeter. Find the perimeters, find the perimeter of a square whose area is equal to the sum of areas of these two squares. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गया. ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को कीजिए, आपको और अच्छा रहेगा, आप और ज़्यादा उसके बाद सीख पाएंगे. ओके, तो चलिए अब आज का सवाल है आपके लिए, जो मैं देता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए. ट्राई कर कीजिए कैसे होगा इसका आंसर. तो आज का जो सम है वो है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का, इस नंबर का स्क्वायर रूट बताना है कि क्या होगा. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. यहाँ पे प्लस यहाँ पे नहीं है, 1 मिनट, प्लस इधर है, फिर ब्रैकेट ऐसा है. सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कुछ टफ नहीं है. आप आराम से इसके बारे में सोच सकते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही. आप इसका नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको. अच्छे से नोट्स बनाइए और फिर मैंने जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क कीजिए. और ऊपर मैंने जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हैं वो सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तो ही अच्छा रहेगा. ठीक है, वो सारे फॉर्मूलाज आप याद रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना.